नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड की कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे बनते हैं झारखंड जीके के, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले जेएसएससी जेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके थ्योरी क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और वीडियो सीरीज सारी चीज़ें मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या है, जादव पाटिया का संबंध किससे है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकारी। ये एक पेंटिंग है, ठीक है। और पेंटिंग कैसी है देख लीजिए, ये है जादव पाटिया, झारखंड की बहुत ही फेमस पेंटिंग। और जादव पाटिया की हम लोग बात करें तो ये जो वर्ड है जादव प्लस पाटिया से बना, इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये होता है, जादव जो है संथाली भाषा में जादव का मतलब चित्रकार होता है, मतलब पेंटर होता है जो चित्रकार मतलब चित्र बनाता है। और पाटिया का मतलब होता है पट्टियां, मतलब कई सारी पट्टियां को मिलकर ये बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे या तो ये कागज की पट्टी होगी या तो ये आपकी जो मतलब कि कपड़ा की पट्टी होगी, ठीक है। तो कई सारी पट्टियों को जोड़ के इस तरह से ये बनता है। और इसमें बेसिकली ये 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, याद रखिएगा। और इसमें 4 से 16 पेंटिंग जो है इसमें बनती है, तो काफी लंबी बड़ी पेंटिंग ये होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जादव पाटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। पहला क्या दिया है, इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है, तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल होता है ये। उसके बाद इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, ये भी सही है। ये चित्रकला संथाली जनजाति में अत्यंत फेमस है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी क्या दिया, ये चित्रकला जो है वो सोहराई पर्व से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन दिया था। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, मतलब असत्य है। और हमारा सवाल भी पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, जादव पाटिया चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये संथाल परगना के दुमका जिले में अवस्थित है। दुमका की हम लोग बात करें तो दुमका जिले को मैप में देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है दुमका जिला, ठीक है, ये है दुमका जिला। यदि हम लोग इसको जूम करके देखें तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये दुमका, और दुमका से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि दुमका है कहाँ। देखिए आप दुमका देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दुमका की बॉर्डर यदि हम लोग बात करें तो दुमका की बॉर्डर जो है वो किससे लगती है, एक तो वेस्ट बंगाल से लगती है और एक बिहार से भी लगती है, तो हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तो बिहार, यहाँ पे बिहार में लगेगा, और ये वेस्ट बंगाल इधर से भी लगेगा। तो दुमका जिला दो मतलब राज्य से लगता है, तो यहाँ पे बिहार और दूसरा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे हम लोग बात करें दुमका से, तो दुमका से और सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी दो जगह से चुनाव जीते थे, एक तो दुमका से और दूसरा कहाँ से, बरहेट विधानसभा से, जैसे जो कि बरहेट विधानसभा आपको मिलेगा साहेबगंज में, ठीक है। तो याद रखिएगा उन्होंने दुमका की सीट छोड़ दी, कारण यही है कि दो जगह से आप एमएलए बन के रह नहीं सकते। तो बाद में दुमका में उपचुनाव हुआ, बसंत सोरेन जी अभी उपचुनाव में जीत कर आए, और बसंत सोरेन जी दुमका से विधायक है। जबकि हम लोग बरहेट से विधायक की बात करें तो हमारे हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी हमारा मुख्यमंत्री है, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और सवाल पूछा जा सकता है, दुमका जो है ना, दुमका से सवाल क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। दुमका संथाल परगना का एक जिला है, और संथाल परगना में 6 जिले हैं, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से हैं, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। जामताड़ा सबसे बाद में जो है संथाल परगना में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो पशुपति बेसिकली हम लोग बात करें तो एक तरह से जो नेचर है, नेचर के देवता को बोला जाता है, मतलब हमारे शिव भगवान को पशुपति एक तरह से बोला जाता है। दूसरा, कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। जबकि सोहराय जो चित्रकला में जो स्त्री पुरुष का यहाँ पे क्या किया जाता है, तो चित्रण किया जाता है, ये पूछे सॉरी, यहाँ पे कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण, और सोहराय चित्रकला में मतलब उल्टा दे दिया है। देखिए कोहबर चित्रकला जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष मतलब शादी जो नया नया मतलब ब्याह होता है, शादी जो होती है उसमें कोहबर पेंटिंग बनाया जाता है, आपको पता होगा बिहार और झारखंड में काफी फेमस होता है, ठीक है। जब शादी करके लड़की आती है, ठीक है, अपने मायके से, तो उससे कोहबर बनाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोहबर चित्रकला जो है वो ब्याह से मतलब कि संबंधित है, स्त्री पुरुष से संबंधों से रिलेशन है। जबकि
जीव जंतु की हम लोग बात करें तो उसकी चित्रकला सोहराय चित्रकला से संबंधित, जिसमें गाय बैल वगैरह का यहाँ पे चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या देखिए, आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, ये सही आंसर था। जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्र किया जाता है। अब पूछोगे आप कि सर ये सिक्की देवी कौन है, ये देखिए आप सिक्की देवी, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का यहाँ पे पिक्चर बनाया जाता है, यह सिक्की देवी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें देखिए ये वधू है, ठीक है, जो कि जिनकी शादी जो है इस वर्ष से हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। क्या है, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। दूसरा, इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। ऑप्शन सी, यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर प्रजाति में जो है प्रचलित है, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। क्योंकि आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि फूल पत्ती के साथ नर नारी का आपने देखा पिक्चर, यहाँ पे आपने देखा अभी कि नर नारी और फूल पत्ती भी इसमें बनाया जाता है, फूल वगैरह भी इसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन सही था यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बुलू इमाम का, यहाँ पे बुलू का मतलब बुलू होगा, बुलू का इमाम का संबंध जो है किससे, तो बुलू इमाम एक फेमस व्यक्तित्व का नाम है, ठीक है, जिनकी पिक्चर आप ये देख पा रहे हैं, बुलू इमाम है। कोहबर में इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है, पद्मश्री से इन्हें जो है और अवार्ड दिया गया। और कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है, यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, मैं इसका जवाब अभी देने वाला हूँ। देखिए, बुलू इमाम का संबंध है कोहबर चित्रकारी से, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुलू इमाम, और बुलू इमाम को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स काफी फेमस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, ठीक है, और लोकसभा होती है। ठीक है, तो उसी तरह से आप लंदन में देखेंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको राज्यसभा मिलेगी जिसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जबकि लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन में इन्हें गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2011 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है और अवार्ड भी याद रखना है, और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, बहुत फेमस ये आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास है चार ऑप्शन, इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी आपको पता है कि जो छत्ता में रहता है, ठीक है, उससे मोम बनाया जाता है, तो यही बोल रहा है कि मोम उससे प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इस कला का संबंध मलार जाति से। उसके बाद उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य। यहाँ पे देखिए, तो आंसर पहले पहले दिखा देता हूँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए आप, ये काफी पुरानी है, बहुत ही पुरानी है ये। और आप देख पा रहे हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी कुछ इस तरह की आपको बनाई जाती थी। तो ये मोम की बनाई जाती है, मतलब मोम की कास्टिंग होती है। ठीक है, और मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सांचा बनाया जाता है और उसके ऊपर मोम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर सांचा के अंदर मोम का लेप चढ़ा दिया जाता है, और उसके अंदर जो है हम लोग दे देते हैं क्या, उसके अंदर जो है मेटल वगैरह दे देते हैं, और हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पेंटिंग बनती है, मतलब ये जो मूर्ति वगैरह बनती है, तो ये काफी चिकना होता है, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मोम को आराम से हटा लीजिए, जब ये सूख जाएगा, मतलब कि जब ये मतलब कि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, एक ऐसा सांचा बनाना है, इसके ऊपर अंदर में मोम दे देना चारों तरफ से, और यहाँ पे हमें पिघला हुआ जो मेटल होता है, बेसिकली ये अलॉय होता है, अलॉय का मतलब मिश्र धातु का ये बनता है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु का मतलब जैसे तांबा, जैसे हो गया कांसा। ठीक है, कांसा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रास का मतलब होता है पीतल, ब्रास का मतलब पीतल होता है, और जो कांसा होता है उसका मतलब होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली इन्हीं मेटल का ये बना, ये अलॉय का बना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। एक से ज्यादा धातु, मान लीजिए एक धातु है, मतलब मेटल है, और एक अधातु है, या मान लीजिए धातु भी है, तो यदि इसको हम लोग मिला के कुछ बनाएंगे तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, जैसे कांसा की हम लोग बात करें तो कांसा में क्या क्या चीज रहता है, कांसा को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज, आपने जरूर थाली इसका यूज किया होगा कभी ना कभी। तो कांसा में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। ठीक है, एसएन टीन। और यदि हम लोग ब्रॉन्ज की बात करें, इसको बोलते हैं पीतल,
तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, Zn जिंक। तो काफी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का ये प्रश्न बनता है। चलिए हमने समझ लिया कि इसमें जो मतलब कि बनता है मूर्ति, वो बहुत ही शानदार किस्म की होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, राणा तेली प्रजाति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राणा तेली और ये प्रजापति, ये एक्चुअली एक यहाँ जातियां हैं, उपजातियां हैं बेसिकली। तो ये जो है इनकी एक चित्रकला है, तो कौन सा सत्य है हमें बताना है। इस चित्रकला में पशुपतियों को, सॉरी पशुपति को, ठीक है, नेचर के देवता को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है, सही है। इस चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, डोकरा कला के इनमें से कौन सा जो है नाम से जाना जाता है, मतलब डोकरा कला का और कौन सा नाम है। तो डोकरा कला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है यहाँ पे घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घड़वा कला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है, कब होती है। देखिए सोहराय चित्रकारी जो है बहुत ही फेमस है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होती है हालांकि, ठीक है। कहीं पे आप देखेंगे जनवरी के समय भी होता है, ठीक है, जनवरी के समय भी आप देखेंगे सोहराय। और सोहराय आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो बैल होता है ना, बैल की यहाँ पे को बहुत सजाया जाता है, और उससे संबंधित ये पर्व है, पशुओं से संबंधित पर्व है। और सोहराय चित्रकला जो होता है वो दीवार में इस तरह से बनाया जाता है। मतलब एक तो आपने क्या किया, बैल को सजा के आपने बहुत ही मतलब कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक फेस्टिवल का मतलब कि सेलिब्रेट किया। आपने साथ ही साथ क्या किया, दीवार में पेंटिंग बना दी इस तरह की, ये दीवार की पेंटिंग बनाई जाती है इस तरह से। और काफी इंपॉर्टेंट है, वर्षा ऋतु के बाद ये बनाई जाती है, ठीक है। मतलब वर्षा का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक वर्षा, मतलब अक्टूबर के बाद ये बनेगी, ठीक है। तो आप कई बार देखेंगे कि अक्टूबर के बाद मतलब दिवाली के आसपास ये आपको मनाते हुए दिखेगी, ठीक है। तो आपके यहाँ कब मनाई जाती है, कमेंट में इसका आंसर करिएगा, यदि आप सोहराय मनाते हैं तो, ठीक है। हमारे गांव में तो ये काफी मनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग, ठीक है। तो हजारीबाग में प्रचलित है, हालांकि काफी जगह में, जैसे दुमका में भी, जैसे मैं दुमका से हूँ, तो दुमका में भी सोहराय काफी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक जिसको कहते हैं जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो झारखंड में जीआई टैग प्राप्त करने वाली ये अनोखी है, और इनका नाम क्या है, सोहराय और कोहबर, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पे सोहराय और कोहबर दोनों होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ई एक तो कर लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए ए और बी। मैं पीडीएफ में इसको अपडेट कर दूंगा, तो ऑप्शन ए बी दोनों ही यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था 2020 में, ठीक है। तो 2020 में जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, सोहराय और कोहबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कोहबर का अर्थ क्या है। तो कोहबर का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, गुफा में विवाहित जोड़ा, ठीक है। बेसिकली कोहबर जो है अति प्राचीन कला है, मतलब कि आदिम मानव के समय की ये कला है एक तरह से, ठीक है। तो कोहबर जो है गुफा में लोग रहते थे, तो विवाहित जोड़ों के लिए यहाँ पे जो है पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी कोहबर। आप देखेंगे इसको की गुफाओं में कई सारी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, और इसको की गुफाएं कहाँ पे है, बड़का गांव में है, जो कि कहाँ पे, हजारीबाग में, ठीक है। बहुत बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार पूछी जाएगी। और बड़का गांव से कौन बिलोंग करती है, हमारे झारखंड की सबसे कम उम्र की एमएलए, और उसका नाम क्या है, अंबा प्रसाद जी, ठीक है। वो बड़का गांव से विधायक है, अंबा प्रसाद, काफी फेमस नाम है, क्योंकि झारखंड ये सबसे कम जो है, ये क्या है, उम्र की एमएलए भी है, और बड़का गांव से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है। धरती व आकाश का, हवाई जहाज का, विवाहित जोड़ों का, या पशु व वनस्पति का। तो इसमें आपको पशु वनस्पति देखिए देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे, पशु सांप बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए जानवर है, ठीक है, फूल वगैरह पत्ती वगैरह बनाया गया है, मतलब ये पशु और वनस्पति इसमें दोनों मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गंजू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, बेसिकली इस चित्रकला का जो बात है, चित्रकार और नहीं चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जो जानवर होते हैं उनका जो है यह रीति रिवाज का यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैकर जो चित्रकारी है, ठीक है, वो प्रसिद्ध क्यों है। अब देखिए यहाँ पे सिंहभूम में है,
संथाल परगना में, पलामू में, उत्तरी छोटा नागपुर। तो सिंहभूम में आपको पैदकर वाला मिलेगा चित्रकारी। आप देख पा रहे हैं ये पैदकर चित्रकारी है, और ये मैंने कहा कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको सिंहभूम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैदकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। सोचिए, सबसे पुरानी चित्रकारी इसको माना जाता है, ठीक है। और हालांकि आपको कई बुक में अलग अलग भी मिलेगा, ठीक है, बाकी सभी पुरानी ही है, मगर पैदकार के बारे में बताया जाता है ये गरुड़ पुराण में है, इसलिए काफी पुरानी है। उसके बाद ये चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के अमाधोबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। उसके बाद इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों की रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है, क्योंकि रीति रिवाज आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मांदर बोलते हैं आप लोग ना, क्या बोलते हैं कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नगाड़ा और इस तरह से मांदर वगैरह दिया गया, मतलब रीति रिवाज बताया गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अमाधुबी गांव में ये काफी फेमस है, इसी नाम से इस चित्रकला का नाम भी क्या पड़ा है, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इस इनमें से किस चित्रकला को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो स्क्रॉल चित्रकारी आप देखने को मिलेगा कि यही पैतृक जो चित्रकारी है इसको स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतृक चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में बहुत मिलेगा, ना झारखंड में मिल जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये है, ये सबर जनजाति के द्वारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सबर ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, झारखंड के इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी कहा जाता है। तो ये होती है कोहबर, यहाँ पे हो जाएगी पैदकर चित्रकारी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम बात करें तो यह चित्रकारी अमाधुबी जो कि सिंहभूम में पड़ता है गांव में अत्यंत प्रसिद्ध। इस गांव में मतलब कि पैदकरी का गांव भी कहा जाता है, जिसके कारण से झारखंड का स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पैदकरी का गांव भी कहा जाता है किसे, आमुदाबी, अमाधुबी जो कि सिंहभूम में पड़ता है। झारखंड जीके की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है मंदिर, मस्जिद और चर्च। यहाँ से प्रत्येक बार सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। हम करने वाले हैं 41 सवाल एमसीक्यूज टाइप के। और इसके पहले हमने थ्योरी वाली वीडियो है वो टेम्पल की बनाई हुई है, जिसमें 33 प्रश्न हमने किए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप अभी तक जुड़े नहीं है मुझसे तो जुड़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। और यहाँ पे यदि आप सीजीएल झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित रंकिनी देवी की मंदिर इनमें से किसकी कुल देवी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता है ये रंकिनी देवी मंदिर जो है आपको मिलेगा जादूगोड़ा में, ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये ढाल राजाओं की कुल देवी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जादूगोड़ा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपको घाटशिला में मिलेगा, ठीक है। और घाटशिला आपको पूर्वी सिंहभूम जिले में मिलेगा। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, यदि आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा, ठीक है। कौन सा खनिज यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड में इनमें से किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति, अखंड का मतलब ऐसी ज्योति जो कभी बुझे ना, ठीक है। तो यह हम हिमाचल प्रदेश के आपका पता है कि ज्वालाजी जो मंदिर है वहां से लाई गई है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शक्ति मंदिर धनबाद। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शक्ति मंदिर धनबाद। नेक्स्ट सवाल क्या है, धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा लिलोरी मंदिर, ठीक है। तो लिलोरी मंदिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है लिलोरी मंदिर, ठीक है, धनबाद में पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल धनबाद से ही है, धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूवि एवं पृथ्वी के जनजाति देवता को समर्पित है। तो सही आंसर हो जाएगा भूईफोड़ मंदिर। तो आराम से याद रख सकते हैं भूईफोड़ से, ठीक है, इसका नाम ही है भूईफोड़, ठीक है। तो आराम से याद रख सकते हैं कि जनजातीय देवता या पृथ्वी के जनजातीय देवता को यह समर्पित है। नेक्स्ट सवाल ये आप देख पा रहे हैं, ये है भूईफोड़ मंदिर। नेक्स्ट सवाल क्या है, इनमें से किस शासक ने पिथौरिया राज्य के ईदगाह में 16वीं शताब्दी में बंगाल विजय से लौटते समय नमाज अता किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। याद रखिएगा पिथौरिया रांची के ईदगाह में। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जो रुपया है, आप पता है अभी जो रुपीज आप देखते हैं, ये रुपया चलाने का पहला जो श्रेय है वो शेरशाह सूरी को दिया जाता है, बिहार के शासक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, धनबाद में अवस्थित पार्वती मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या क्या कथन है भाई, देख लेते हैं। पहला कथन है, इस मंदिर में माता पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, सही है ये। उसके बाद ये कंसाई नदी पर है, ठीक है, कसनाई नदी कहीं लिखता है, कहीं कंसाई नदी
पर ये स्थित है, ठीक है, ये भी सही बात है। उसके बाद तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर का शिव मंदिर की स्थापना इसमें से किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा गौड़ शासक शशांक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अवस्थित रंकिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस मंदिर में प्राचीन समय में नरबली की प्रथा थी। नरबली का मतलब लोगों को बलि दिया जाता था, सही है ये। दूसरा है, प्रारंभ में इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट, नरबली की प्रथा को रोकने हेतु जो मंदिर है उसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ ये भी सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, रांची में स्थित इनमें से किस मस्जिद का निर्माण हजरत रिसालदार के अनुयायियों ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद डोरंडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, आपको पता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, इनमें से किस मस्जिद का प्रयोग अपनी नजरबंदी के दौरान नमाज पढ़ने हेतु किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद अपर बाजार। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसी के द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद साहिबगंज। साहिबगंज से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि साहिबगंज जिले से ही हमारे बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एमएलए हैं, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो आपको पता है कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बरहेट, ठीक है, बरहेट। उसके बाद दूसरा उन्होंने दुमका से भी चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से वो जीत गए। दुमका की सीट उनको खाली करनी पड़ी, सिंपल सी बात है, दो जगह से आप एमएलए रह नहीं सकते। तो दुमका में फिर उपचुनाव हुआ और दुमका में उपचुनाव जीता बसंत सोरेन ने। तो याद रखिएगा बसंत सोरेन अभी दुमका के विधायक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। और साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी भी है, आपको ये भी पता है राजमहल की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? तो आपको पता है साहिबगंज में। यहाँ से और एक सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में साहिबगंज यदि हम लोग मैप बनाए इस तरह से, ठीक है, झारखंड का मैप यदि हम लोग बनाए तो झारखंड आपको इस जगह में मिलेगा, साहिबगंज आपको इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। और साहिबगंज में ही राजमहल की पहाड़ी है और ये सबसे ज्यादा बाढ़ वाला क्षेत्र है। बाढ़ से हमेशा सवाल पूछा जाता है, बाढ़ और भूकंप दोनों है, ठीक है, भूकंप और बाढ़ दोनों। झारखंड में सबसे ज्यादा बाढ़ और भूकंप यही आपको मिलेगा साहिबगंज में। दूसरा, सूखा की यदि बात करें झारखंड में सबसे ज्यादा सूखा कहाँ होता है? तो पलामू में होता है, यहाँ पे आपको पलामू मिलेगा। पलामू जो है सबसे ज्यादा सुखाड़ वाला एरिया। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ साह। तो आराम से याद रख सकते हैं, र से रघु और र से राधा वल्लभ, ठीक है। तो रघुनाथ ऐसे भी याद रखिएगा, आराम से याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर के बारे में इनसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंडा उलगुलान के समय बिरसा मुंडा ने इस मंदिर की जो है यात्रा की थी, सही बात है। और बिरसा मुंडा की हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है 15 नवंबर को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड की जयंती में, मतलब झारखंड जो निर्माण दिवस है 15 नवंबर, वो इसी के कारण मनाया जाता है। कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर झारखंड दिवस क्या है, झारखंड निर्माण दिवस क्या है? देखिए झारखंड दिवस जो मनाया जाता है, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, ठीक है। तो उसको इससे रिलेट नहीं करिएगा। 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर 2000 को वो झारखंड जो है अलग राज्य बना और इसी किसके नाम पर ये 15 नवंबर रखा गया? ये नाम रखा गया आपका हमारे जो बिरसा मुंडा जी है फ्रीडम फाइटर, उनके नाम पे, ठीक है। क्योंकि 25 अगस्त को ही पार्लियामेंट से ये पास हो गया था, ठीक है, 25 अगस्त को ही बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 25 अगस्त को ही आ गया था। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों की शैली पर 800 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बेड़ो का शिव मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब बेड़ो मंदिर आता है तो हमेशा याद रखिएगा उड़ीसा की स्थापत्य कला काफी फेमस है। मंदिरों की बात करें तो आपको पता है जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद लिंगराज मंदिर काफी फेमस है। और इन मंदिरों में आप यदि कॉमन देखें तो यहाँ पे एक कला का प्रदर्शन किया गया है, वो कला है रेखा शैली का। रेखा शैली क्या होती है? ये बीच वाला मंदिर देखिए जो कि बेड़ो का शिव मंदिर है, ठीक है, हमने देखा भी बेड़ो का शिव मंदिर, ये बेड़ो का शिव मंदिर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप यदि देखिए तो लाइनिंग का यूज किया गया, ठीक है, देखिए ऐसे करके लाइनिंग का यूज किया गया है। और ये वक्र है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है कुछ इस तरह से, है ना वक्र। तो इसलिए इस शैली को रेखा शैली कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है लाल पत्थरों से किया गया है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और लेटराइट पत्थर का भी यहाँ पे यूज किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग जो है चिकना और बाहरी भाग जो है वो खुरदरा है, ठीक है, रफ है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ होगा आंसर रांची, ऑप्शन बी।
और रांची की हम लोग बात करें तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो है यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, द्विवेदी शिव जो है द्विवेदी मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे दुर्गा मंदिर है ये, और ये 16 भुजा वाली है, मतलब 16 हैंड है जो दुर्गा माँ है यहाँ पे, और काले रंग की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ माँ दुर्गा शेर पर सवार नहीं है, बल्कि ये कमल आसन पर है, ठीक है, कमल पर विराजमान है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसी में, दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति और उसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। तो सबसे ऊपर आपको बेताल मिलेगा, उसके नीचे शिव और उसके नीचे दुर्गा माँ। उसके बाद अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश मूर्ति मिलेगी। तो बेसिकली आप देखेंगे दुर्गा माँ, तो कभी भी आप यदि दुर्गा पूजा देखे होंगे तो आपको हमेशा सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है शिव मंदिर, और एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है, बेताल की मूर्ति, ठीक है। तो भूत बेताल जो होता है आपको पता होगा। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन, मतलब कि सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है। तो 6+1 मतलब 6 दिन पाहन करेगा, जो कि जो संथाल जो मतलब कि आदिवासी जो पुजारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाहन, ठीक है। और एक जो है वो ब्राह्मण करता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सबको ही मिलजुल कर, मतलब यहाँ पे जो है आदिवासी भी करते हैं और साथ ही साथ ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करता है। और यहाँ पे बलि देने की प्रथा भी है दशहरा में। नेक्स्ट है, इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केरा में, ठीक है, केरा में ये किया गया है, और ये जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों से किया गया है, और ये चतुर्भुजाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है ये। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, इनमें से किस मंदिर में कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई थी, तो जिसके निशान आज भी उपलब्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा आरीन का शिव मंदिर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है आरीन का शिव मंदिर। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची जिले में स्थित देवड़ी मंदिर इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा तमाड़। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची जिले के तमाड़ में अवस्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। पहला कथन क्या है, इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा लाल रंग की पत्थर कंडों पर उगती है। तो लाल नहीं है, ये क्या है, काला है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, तो पहला तो असत्य यही हो गया। दूसरा, इस मंदिर में 16 भुजा है, ये तो सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस मंदिर में स्थापित दुर्गा कमल के ऊपर है, ये भी सही है। इसका मतलब सिर्फ ए नंबर 1 जो है गलत था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची स्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताइए। तो पहला बोला, इस मंदिर में दशहरा के अवसर पर बलि देने की प्रथा है, सही बात है। इस मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा की जाती है, ये भी सही है। इस मंदिर की चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ये भी सही है भाई, गलत कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था, 1665 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर है, तो सही आंसर हो जाएगा बोरैया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, रांची के बोरैया में स्थित मदन मोहन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, इस मंदिर का शिलान्यास लक्ष्मी नारायण तिवारी किया था, सही बात है। इस मंदिर के शिखर पर लोहे का चक्र है, बिल्कुल है, और जिसपे त्रिशूल भी है। उसके बाद इस मंदिर के निर्माण में 14,000 रुपए खर्च हुए थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, द सोसाइटी ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च इनमें से किस जिले में अवस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस चर्च का संबंध संथाल मिशन से है, तो सही आंसर हो जाएगा स्टीविशन मेमोरियल चर्च गिरिडीह। काफी इंपॉर्टेंट है ये चर्च, आप देख पा रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें गिरिडीह की, तो गिरिडीह से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ, वो पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गिरिडीह। और एक सवाल कि पार्श्वनाथ, जिसके नाम पर इनका पहाड़ का नाम पड़ा है पार्श्वनाथ, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्श्वनाथ से संबंधित ये पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कौन सा पार्श्वनाथ तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सवाल, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो सही आंसर हो जाएगा ठाकुर एनिसा 1691 में। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति है। तो जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे भगवान जगन्नाथ भी है, बलराम भी है, सुभद्रा भी है। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित इनमें से किस मूर्ति को एक नागवंशी राजा ने मराठाओं से विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किया था, तो सही आंसर हो जाएगा बंसीधर, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले को, किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है, तो सूर्य मंदिर रांची। एक सूर्य मंदिर आपको जमशेदपुर में भी मिलेगा, याद रखिएगा। तो वहां पे जो है रघुबर दास जी बहुत ही मतलब जाते रहते हैं, ट्रस्टी वगैरह है शायद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रांची का सूर्य मंदिर इनमें से किस स्थान पर निर्मित है, तो ये हो जाएगा बुंडू। नेक्स्ट सवाल है, रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृति विहार नामक
संस्थानी। तो इस मंदिर को रथ की आकृति में बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, रांची स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो SRN कालिया। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ मुर्मू जो है, ये रघुनाथ मुर्मू यहाँ पे आंसर नहीं होगा, लेकिन रघुनाथ मुर्मू से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि औलचिकी के जो संस्थापक है, मतलब जो राइटर है, मतलब औलचिकी किन की कृति है, ठीक है, किन आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, गुमला के महामाया मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव पर नाचते हैं, ठीक है, आग पर चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहते हैं फूल बूंदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के इनमें से किस स्थान को हनुमान जी का स्थल माना जाता है, जन्म स्थल? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंजन ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में इनमें से किस मंदिर का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है? तो टांगीनाथ मंदिर, याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध वासुदेव राय मंदिर गुमला जिले में किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोराम्बे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट सवाल 36, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वासुदेव राय मंदिर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की किस मंदिर पर, किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कालेश्वरी जो मंदिर है वो स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कोलवा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 और 38 करेंगे, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध कालेश्वरी मंदिर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा चतरा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, चतरा जिले के कोलवा पहाड़ी पर अवस्थित कालेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे, चतरा जिले में अवस्थित कोलवा पहाड़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यहाँ पे है, इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था। सही है ये, ठीक है। उसके बाद ये सवाल पूछा हमेशा जाता है, इसलिए मैंने पारसनाथ के बारे में सवाल पूछा जाता था कि पारसनाथ मतलब पार्श्वनाथ जो है वो कितने तीर्थंकर थे? तो आपको कमेंट में आंसर करना है। नेक्स्ट सवाल है, जैन महापुराण के रचनाकार जिनसेन ने इस पहाड़ पर साधना की थी, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे, चतरा के कुलवा पहाड़ी में इनमें से किसकी प्रतिमाएं जो है वो स्थापित है? तो इसमें आपको गौतम बुद्ध भी मिलेंगे, पार्श्वनाथ भी मिलेंगे, ऋषभदेव भी मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? आपके पास है चार ऑप्शन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाज दास, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग प्रताप राय की बात करें तो प्रताप राय मेदिनी रॉय, ये पलामू किले से रिलेटेड है, ठीक है। पलामू किला का निर्माण इन्होंने किया था, पिछला वीडियो में हमने बताया था, जिसमें से हमने बताया था कि मेदिनी रॉय जो है वो नया किला जो पलामू का है वो बनाया था, ठीक है। दुर्जन साल की हम लोग बात करें तो नवरत्न का जो किला है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसकी, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे जाजदास इज द राइट आंसर फॉर नारायणपुर किला, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लातेहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि लातेहार की बात आई है तो लातेहार से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किला देख लीजिए, ये किला है, ठीक है, जो अभी हमने कहा नारायणपुर का किला जो है, ठीक है, नारायणपुर का किला। आप देखिए लातेहार जिला कहाँ पड़ेगा, आप मैप में देखिए, ये है झारखंड का मैप। हमें पता है कि ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में है छत्तीसगढ़, ठीक है, वेस्ट मतलब जो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आपको पता है नॉर्थ में, उत्तर में आपको बिहार मिलेगा और साउथ में उड़ीसा मिलेगा। तो सवाल ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो झारखंड के 5 जो है राज्य हैं, झारखंड से 5 राज्य जो कि झारखंड के जिलों को टच करती है, ठीक है। 5 देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल 1, बिहार 2, उत्तर प्रदेश 3, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है उड़ीसा। मगर लातेहार से क्या सवाल पूछा जाएगा उसको ध्यान से देखिए। लातेहार जिला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये पलामू से काटकर बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, लातेहार जिला में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और वो जो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है बूढ़ागाग जलप्रपात, जो कि महुआ डार, जो कि भेड़िया अभयारण्य है, यहाँ पे वुल्फ सेंचुरी है, ठीक है। ये है 15 किलोमीटर दूरी पर, ये बूढ़ाबाग जलप्रपात है, ठीक है, लातेहार जिला से 15 किलोमीटर दूरी पर। और ये झारखंड का मैंने कहा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ागाग जलप्रपात की हम लोग बात करें तो इसे लोधागाग जलप्रपात या लोध जलप्रपात भी कहते हैं, लोध फॉल्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाजदास क्या थे? ये जाजदास आखिर है क्या, ठीक है, क्या थे ये? सबसे पहला ऑप्शन है, चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे, चेरोवंशी राजा मेदिनी राय के लेखपाल थे, चेरोवंशी राजा प्रताप राय के जमींदार थे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेरोवंशी राजा भागवत राय के ये लेखपाल थे, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है नारायणपुर किला लातेहार में किस जगह पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नावागढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड में प्रसिद्ध पद्म किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पद्म किला झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है और देखने में भी काफी सुंदर है, ये देख पा रहे हैं आप, पद्म किला। ठीक है, तो ये पद्म किला के बारे में पूछा गया, यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा, इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे पुलिस लोग ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, ये भी सही है। यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे जो है स्थित है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो बादम का किला करवाया था हेमंत सिंह ने। ठीक है, अब देखिए कई बार हमें आंसर पता नहीं होता तो हम आंसर को छांट के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, प्रताप राय पलामू किला से संबंधित है। जहां तक हम लोग बात करें प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह तो यहाँ पे खैर नहीं है। ठीक है, देख के लग रहा है कि प्रताप राय को सिंह बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही दिया जाता है। दुर्जन साल की हम लोग बात करें तो दुर्जन साल जो है नवरत्न गेट जो किला है उससे संबंधित है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली हेमंत सिंह ही आंसर होगा। तो ये दोनों गलत था, हम लोग छांट के भी बना सकते थे, तो ऐसे छांटने भी सीखिए आप। तो ये है बादम का किला, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था। दूसरा, इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। तीसरा, इस स्मारक की जो संरचना है वो ताजमहल के समान है। उपरोक्त सभी कथन सत्य। तो ये ताजमहल के समान नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही थी। अब देख लीजिए, आप खुद देख से देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं ये किला है, तो क्या लग रहा है, ये ताजमहल जैसा नहीं लग रहा। नेक्स्ट सवाल क्या है, पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? पंचकोट का किला आपको कहाँ मिलेगा? देखिए पंचकोट काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे पंचकोट जो है, ये जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचेत पहाड़ी। और ये पंचेत हिल जो है ये धनबाद के आसपास मिलेगा। ठीक है, धनबाद में ही मिलेगा। और ये पंचेत पहाड़ी धनबाद में भी मिलेगा और आपका पुरुलिया जो झारखंड का एक जिला है उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब बॉर्डर एरिया पड़ता है, इसलिए आपको ये किला आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि उस एरिया में भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पंचेत डैम हम लोग बात करें तो उसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पंचेत डैम आपको मिलेगा धनबाद में। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पंचेत डैम, इस जगह पे है पंचेत डैम। ठीक है, ये है पंचेत। अब देखिए बराकर नदी पर, ये देखिए बराकर नदी जो कि आपको मिल, तिलैया जो है यहाँ से आपको निकलेगी, मतलब कोडरमा में तिलैया रिजर्वायर है। ठीक है, तो तिलैया से ये निकलती है, मतलब कोडरमा से निकलती है कौन सी, बराकर नदी। और ये आपको मिलेगी यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो ये मिलेगी आपको मैथन जो डैम है वो बराकर नदी पे बनाई गई है। जबकि पंचेत डैम जो है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, ये बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं ये वाली जो रिवर है यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये वाली रिवर, ये रिवर कौन सी रिवर है, ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट झारखंड की रिवर है, स्पेशली झारखंड ही नहीं बंगाल की शोक कही जाती है, और इसका नाम है, आपको पता है, दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर में पंचेत डैम बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ये दामोदर रिवर इस तरह से जाती है और इस तरह से चली जाती है। ठीक है, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलती है, और ये एक्चुअली लातेहार का जो टोरी एरिया है, ठीक है, लातेहार का टोरी एरिया उसी में ये, उसी से ये निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। हालांकि टोरी के जगह में और भी कई सारा ऑप्शन रहता है, हमने जब पिछली वीडियो बनाई थी उसमें पूरी डिटेल के साथ चर्चा करिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नदी वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचेत पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था? तो पंचकोट का जो किला है ये गोवंश के शासक थे, उन्होंने किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल क्या है, पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था? ठीक है, ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी गोमुखी, लालू यादव, जगन्नाथ सिंह। तो यहाँ पे गोमुखी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है, कितना है ये? ऑप्शन सी 1600 ईस्वी यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है? इसका नाम जो है वो किसके आधार पर हुआ है? तो पंचकोट, पंच, पंच का मतलब है कि यहाँ पे 5 दीवार है। ठीक है, तो 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा है, तो याद रखेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था, पहला। दूसरा ऑप्शन है, इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था। हमने बादम का किला पढ़ा था, राइट।
आप देख पा रहे हैं कि बादम का किला जो है, अब बादम से ये ट्रांसफर करेंगे, और बादम का किला हमने पढ़ा था कि हेमंत सिंह ने निर्माण करवाया था, राइट। अब देखिए ये बादम जो हेमंत सिंह जो है वो क्या करेंगे, अपना जो राजधानी है वो क्या करेंगे, बादम से रामगढ़ शिफ्ट करेंगे, और वो एक किला का निर्माण करेंगे जिस किला का नाम है गढ़बात का किला। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद इस किले में राजा राममोहन राय ने 1805 में यात्रा की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इस किले का निर्माण 1670 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक सत्य है। एक्चुअली इनमें से सभी सत्य ही था, ये ऑप्शन ए से लेकर डी तक पूरा सत्य है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये किला है, काफी छोटा मोटा किला आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट सवाल है, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कुंडा का किला जो है आपको मिल जाएगा चतरा में। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चतरा जिला आपको देखना जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सब जिलों की हम लोग बात करें तो चतरा जिला क्यों छोड़ दे भाई। तो आप मैप में देख पा रहे हैं चतरा जिला, यहाँ पे आपको चतरा जिला मिल रहा है। ठीक है, तो चतरा जिला की जो बॉर्डर है वो बिहार से लगती है। तो ये सब भी सवाल पूछा जाता है कई बार, ठीक है, कि इस जिला की बॉर्डर किस जिला से लगती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, कुंडा का किला निर्माण 14वीं शताब्दी में किस राजा द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कुंडा किला का जो निर्माण है आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो देखिए ये कुंडा का किला है, ठीक है, ये कुंडा का किला आप देख पा रहे हैं, और ये चेरो वंशी राजा ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे चेरो वंश, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कतरासगढ़ का किला, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो कतरास में मिलेगा आपको धनबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और कतरासगढ़ किला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कटनी नदी, छोटी नदी है मगर इसी के यहाँ पे निकट ये है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 17 नंबर, तिलमी का किला इनमें से किस जिले में स्थित है। तिलमी का किला काफी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग, रांची, धनबाद या खूंटी। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खूंटी। ठीक है, तो कई बार आपको गूगल करिएगा तो रांची भी दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खूंटी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसका निर्माण अकबर नामक एक ठाकुर, नागवंशी ठाकुर, ठीक है, नागवंश के ठाकुर द्वारा कराया गया था। सही है बिल्कुल। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सही है। ये कर्रा में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट है दोईसागढ़ का किला, या दोईसा का किला भी बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवरत्नगढ़ का किला भी बोलते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है चार ऑप्शन, धनबाद, खूंटी, रांची या गुमला। तो यहाँ ये आपको गुमला में मिलेगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। और आगे हम लोग बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं दोईसागढ़ का किला, जिसे हम नवरत्नगढ़ के नाम से भी जानते हैं, नवरत्नगढ़ का किला। वही सवाल है हमारा, गुमला स्थित दोईसा के किला को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला, ऑप्शन बी। ठीक है, और नवरत्नगढ़ के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे दुर्जन साल जो है राजा हुआ करते थे। तो अगला सवाल क्या है, गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्जन साल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, दुर्जन साल 17वीं शताब्दी में एक नागवंशी राजा था, याद रखिएगा, ये एक नागवंशी राजा था। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था हमने करवाया भी है, जेपीएससी की जब जो है तैयारी में करवा रहा था तो उस टाइम में हमने करवाया था। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है फिलहाल आपको। इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। तो इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। देखिए हम लोग बात करें हम्पी, तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे जो र्यून्स हैं, मतलब कि कई सारे किले हैं जो कि मतलब खराब हो गए, कई सारे आपको किले मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा किला आपको झारखंड का हम्पी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि दोईसागढ़ जो है इसमें काफी सारे किले हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये दोईसागढ़ का किला को झारखंड का हम्पी बोलते हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में आपको हम्पी मिलेगा। ठीक है, और ये विजयनगर जो साम्राज्य है वहां पे उसका यहाँ पे काफी ज्यादा किला आपको देखने को मिल जाता है हम्पी में। ठीक है, हम्पी में, बार बार मैं बता रहा हूँ हम्पी में। दोईसागढ़ के किले के बारे में इनसे कौन सा कथन सत्य है। इसे 5 मंजिला भवन के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है, मगर अब 3 मंजिला शेष है। ठीक है, खराब हो गया बाकी। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया, ये भी सही है। यह भवन दांतेदार परकोटो, उसके बाद आपका दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सभी कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, गुमला स्थित दोईसागढ़ के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और ये आंसर हो जाएगा 1585, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है।
झरिया नाम से ही पता चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा धनबाद में झरियागढ़ का किला। आप देख पा रहे हैं ये घास फूस हो गई है। झारखंड में इतने किले मिलते हैं, मगर झारखंड की ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि किलों का संरक्षण शायद उतनी अच्छे से नहीं हो पाया है। हालांकि झारखंड सरकार अभी पर्यटन के मामले में मैं देख रहा हूँ कि काफी ट्विटर वगैरह में चलाया जा रहा है, यूट्यूब वगैरह में भी चल रहा है काफी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यहाँ थी, जिसे बाद में कतराजगढ़ स्थानांतरित जो है कर लिया गया। ठीक है, तो आपकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो यहीं पे थी। ठीक है, झरियागढ़, उसके बाद इसे कतरासगढ़ कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रातू का किला, झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। नेक्स्ट सवाल क्या, ये रातू का किला बहुत ही सुंदर किला देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट सवाल बनता है 1890 1870, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो रातू का जो वर्तमान किला है, यहाँ पे आपके पास है दुर्जन साल नहीं होगा, उदयनाथ सहदेव, जयनाथ सहदेव और देवनाथ सहदेव। तो डेफिनेटली इन तीनों में से कोई होगा और ये आंसर हो जाएगा उदयनाथ सहदेव। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आप याद रख सकते हैं उदयनाथ से, क्योंकि ये किला जो है रातू वाला, ये किला काफी सुंदर देखने को मिलता है, तो काफी उदय है, तो आराम से याद रख सकते हैं कि उदयनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो रातू के किले में क्या सत्य है? एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव मिलता है, ये भी सही है। उदयनाथ सहदेव एक नागवंशी राजा थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? तो गुमला में जो पालकोट का किला है, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए, जयनाथ शाह, अकबर या यदुनाथ शाह। डेफिनेटली अकबर तो होगा नहीं, जयनाथ या यदुनाथ होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह। नेक्स्ट सवाल क्या है, पालकोट का राजमहल अवस्थित है कहाँ पे? तो पालकोट का आपको मिलेगा ये NH23 में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, हजारीबाग का किला एक हमने बताया था कि वो NH33 में है। फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मैंने बताया था ऊपर, वो कौन सा किला, यदि आपको याद हो गया तो कमेंट में आंसर करिएगा। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, नागफेनी का किला जनमुंडी में नहीं है, ये तो दुमका में है। निरसा, धनबाद, उसके बाद सिसई, बरका काना। तो डेफिनेटली सिसई में मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो सिसई सही आंसर, ऑप्शन सी सिसई। बरका काना से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। ठीक है, बरका का मतलब यहाँ पर रहा होगा। बरका काना से एक हमारे मिनिस्टर है अंबा प्रसाद, आपको पता है मिनिस्टर MLA है वो, और वो जो है अंबा प्रसाद नाम है उनका। बरका काना से और एक सवाल पूछा जाता है, बरका काना की MLA कौन है? तो अंबा प्रसाद पूछा जाएगा, इस बार जरूर इंपॉर्टेंट बनता है। और बरका गांव, सॉरी बरका काना मैंने लिखा, अच्छा अच्छा, सॉरी, बरका गांव में। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसलिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो बरका गांव से जो है वो MLA है हमारी कौन? तो अंबा प्रसाद जी। और झारखंड की सबसे यंग वो क्या है? MLA, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और बरका गांव में इसको की गुफाएं, इसको की गुफाएं जो कि आदि मानव की गुफाएं हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है कौन सा? तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, यह किला झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। इस किले में एक पत्थर का एक राजा, ठीक है, एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र, सही है भाई। इसका निर्माण का जो समय है पुरातत्व की दृष्टि से 1704 ईस्वी में अनुमानित है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो सही कथन जो है सत्य है। ये जो किला आप देखेंगे नागफेनी का किला, ये आपको गुमला में ही मिलेगा। आप याद रख सकते हैं, देखिए नागफेनी है, तो नागफेनी एक तरह से क्या होता है कि जो नागफेनी आप पता है कि कैक्टस वगैरह जो होता है कैक्टस, तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं गुमला, गमला वगैरह में लगाए होंगे आप, तो उससे आराम से याद सकते हैं कि ये गुमला जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे, तेलियागढ़ के किला का जो संबंध है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये सवाल पूछा गया कि तेलियागढ़ किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में आपको मिलेगा, जो कि साहिबगंज जिला में है। अब हम लोग बात करें तो क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, पढ़िए अच्छे से। इसका निर्माण जो है वो मुगल काल में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि झारखंड का आप मैप देखेंगे साहिबगंज का, तो मैंने मैप नीचे दिखाए है, आप यदि मैप ध्यान से देखेंगे तो यह है साहिबगंज, यहाँ पे है साहिबगंज। ठीक है, तो बंगाल बॉर्डर है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए इसे बंगाल का प्रवेश द्वार हम कहेंगे। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से आप बंगाल आराम से जा सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करें साहिबगंज के बारे में, तो 2-3 चीजें पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, 2-3 चीजें ये कि साहिबगंज में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, कारण ये कि जो गंगा नदी है वो इस तरह से बहेगी और इस तरह से बंगाल में चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे बाढ़ और भूकंप वाला प्रदेश है साहिबगंज।
और सबसे सुखाड़ वाला मतलब जो ड्रॉट वाला एरिया जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ता है वो है पलामू का एरिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमारा सवाल कुछ और ही था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि कौन सा कथन असत्य है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असत्य स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये है तेलियागढ़ का किला, जो कि काफी खंडहर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने नहीं किया है? तो नहीं किसने किया है? तो यहाँ पे चीनी यात्री ने किया है, स्वेनसांग ने। ठीक है, जो अब्दुल लतीफ हैं ईरानी यात्री, उन्होंने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंघम ने भी किया है। बास्को डिगामा ने नहीं किया है। आपको पता है बास्को डिगामा जो भारत आए थे वो 1498 में आए थे। ठीक है, पुर्तगाली नाविक थे ये। ठीक है, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज इन्होंने की। एक्चुअली भारत की खोज इन्होंने नहीं की थी, बल्कि भारत के लिए समुद्री रास्ता इन्होंने जो है खोजा था। नेक्स्ट सवाल क्या है, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन में राजमहल न रहे, साहेबगंज रह सकता है, क्योंकि ये साहेबगंज में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और साहेबगंज से और भी सवाल आएंगे इस बार। इस बार सवाल ये आएगा कि हेमंत सोरेन जी कहाँ से विधायक है? तो हेमंत सोरेन जी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो कि साहेबगंज में पड़ता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि हेमंत सोरेन जी कहाँ से चुनाव जीते थे? तो दो जगह से चुनाव जीते थे, एक तो बरहेट से और दूसरा है दुमका से। मगर दो जगह से एमएलए तो रह नहीं सकते, इसलिए दुमका का सीट उन्होंने छोड़ दिया और दुमका में फिर उपचुनाव हुआ। और बसंत सोरेन अभी दुमका के एमएलए हैं, विधायक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी बरहेट से विधायक है हमारे हेमंत सोरेन जी, जो कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पलामू किला अवस्थित है कहाँ पे है? तो यह है लातेहार में। पहले यह पलामू में पड़ता था, इसलिए इसका नाम पलामू किला है। ठीक है, पलामू बहुत ही पुराना जो है जिला हुआ करता था, अभी भी जिला है। पलामू हमने कहा सबसे बाढ़ प्रभावित देश है, मतलब प्रदेश है। ठीक है, जगह है, जिला है, ये है पलामू। ठीक है, तो याद रखिएगा। मगर हमारा जो ये पलामू किला है वो लातेहार में पड़ेगा। लातेहार यहाँ पे, जो कि पलामू से काटकर बनाया गया है। यहाँ पे पलामू का किला आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको दो किले देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो पुराना किला और नया किला। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे सवाल आपके मन में कंफ्यूजन हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर स्पेशली। पलामू किला इनमें से किस नदी पर जो है अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगा रिवर। अब आप औरंगा रिवर देख लीजिए। औरंगा रिवर जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। और औरंगा रिवर जो है वो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो हमने नदी वाला जो सेक्शन किया था उसमें बताया था। देखिए, ये पलामू का किला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज पलामू का किला। अब यहाँ पे एक चीज यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये वाली नदी जो है यहाँ पे, ये नदी जो आप देख पा रहे हैं, दिस रिवर इज औरंगा रिवर। ठीक है, ये औरंगा रिवर है। ठीक है, अब यदि आपको मैं ले चलूं कि औरंगा रिवर जो है वो सहायक नदी उत्तरी कोयल की, तो आप ध्यान से देखिए, ये औरंगा रिवर इस तरह से है और यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, ये जो आ रही है ना, ये रिवर, ये उत्तरी कोयल रिवर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी कोयल रिवर आप देख पा रहे हैं। तो उत्तरी कोयल रिवर जो है यहाँ से आ रही है और यहाँ पे औरंगा नदी मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया। और क्या चीज यहाँ पे हमें समझना चाहिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिवर है, ये रिवर, इसकी आपको शायद इंक साथ दिखाई ना पड़े, तो इंक मैं अच्छे से कर देता हूँ। तो ये वाली जो रिवर है ये उत्तरी कोयल रिवर है, और ये जो रिवर है ये है कौन सी रिवर? ये है औरंगा रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। यदि आप इसकी एरियल व्यू आप यदि देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं दिखाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पे आप पलामू का किला इधर देखेंगे। ठीक है, साइड में आप देख पा रहे हैं, और ये जो रिवर है ये कुछ इस तरह की रिवर आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और अगला सवाल क्या है हमारा? तो पलामू किला वाला हो गया, औरंगा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पलामू किला का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। चेरो वंश जो है झारखंड में कब आई, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसका इतिहास क्या है। मान सिंह आपका नाम जो है आपने सुना होगा, मान सिंह। ठीक है, ये मान सिंह राजपूत वंश के थे राजा, और मान सिंह को जो है एक तरह से हरा कर समझे। ठीक है, मान सिंह के अंदर ही ये चेरो लोग काम करते थे। ठीक है, उसके बाद चेरो काफी जो है मजबूत हो गए। उसके बाद मान सिंह की हत्या हो जाती है, उसके बाद चेरो वंश यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पलामू वाला जो एरिया है वो चेरो वंश के अधीन था। कई सारे राजा हुए चेरो वंश के, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसकी।
पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1619। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो यहाँ पे कराया था प्रताप राय ने। ठीक है, इसमें कई सारे कंफ्यूजन है, मगर आप यदि पलामू वेबसाइट में जाएंगे तो प्रताप राय लिखा गया है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। प्रताप राय ने ही पुराने किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो मैंने श्रृंखला भी बता दी है, और ये पलामू की जो वेबसाइट है उससे मैंने ली है, झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सबल राय पहले थे, उसके बाद प्रताप राय आए, ये मैंने चेरो राजा की श्रृंखला बताई है। उसके बाद भोपाल राय, उसके बाद जो है वो आए मेदिनी राय। ठीक है, भूपल राय यहाँ पे होगा, भूपल राय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भूपल हो जाएगा, उसके बाद मेदिनी राय 1668 से 74 के बीच में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि पलामू किला में पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने कराया था। नेक्स्ट सवाल है, नए किले का निर्माण जो है पलामू किला का, वो किसने कराया था? तो मेदिनी रॉय ने ये करवाया था। और मेदिनी रॉय से एक सवाल पूछा जाता है, डाल्टनगंज का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? डाल्टनगंज पुराना नाम है जो कि पलामू में पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो नया नाम हो गया है वो है मेदिनी नगर। मेदिनी नगर, और वो जो मेदिनी नगर नाम रखा गया है ये मेदिनी रॉय के नाम से ही रखा गया है, जो कि यहाँ पे राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो नए पलामू किला में स्थित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है सवाल ये पूछ दे कि ये जो दरवाजा है जिसे हम लोग कहते हैं नागपुरी दरवाजा, ये कहाँ पे है? तो नए पलामू किला में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा नागपुरी दरवाजा। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और नागपुरी दरवाजा जो है सफेद और पीले पत्थरों से बनाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा? पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था दाऊद खान ने। अच्छा, दाऊद खान कौन थे? एक सवाल पूछा जा सकता है, तो वही मैंने सवाल लिया कि पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाला मस्जिद का निर्माण दाऊद खान ने कराया था। वह कौन था? वो था मुगल का सूबेदार। सूबेदार बेसिकली मिलिट्री का एक काफी ऊंचा पोस्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? विश्रामपुर जो पुर है, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, तो ये विश्रामपुर का आप किला देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। नेक्स्ट सवाल क्या है? इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोयसा का किला। तो दोयसागढ़ का जो किला है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लेकिन मैं भूल गया हूं तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अलीनगर पलामू स्थित रोहिल्ला किला की आकृति क्या है? तो अलीनगर में पलामू में, अलीनगर जो पलामू में स्थित है वहां पे आपको रोहिल्ला किला मिलेगा। ठीक है, और ये जो है त्रिभुजाकार है, मतलब ट्राइंगुलर, याद रखिएगा। और रोहिल्ला किला एक्चुअली है क्या कि रोहिल्ला सरदार हुआ करते थे मुजफ्फर का, उन्होंने ही रोहिल्ला किला का जो है निर्माण कराया था, जिसके कारण इसे रोहिल्ला किला के नाम से जाना जाता है। ये रोहिल्ला सरदार थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रोहिल्ला सरदार, ऑप्शन ए मुजफ्फर खान। नेक्स्ट सवाल क्या है? पलामू स्थित शाहपुर के किले में के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या कथन है? इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो शाहपुर के किले को हम लोग नहीं बोलते हैं, तेलिया कर का जो किला है उसे कहते हैं हम लोग क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार। तो सत्य नहीं है कौन सा? तो ये वाला बी ऑप्शन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है? पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। ठीक है, उसके बाद यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी दोनों सत्य है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है? विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने किया था? तो तड़वन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तड़वन ने ये किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? विश्रामपुर किला के अंदर एक मंदिर भी है। विश्रामपुर किला और मंदिर का निर्माण होने में कितने समय लगे थे? तो 9 वर्ष लगे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? पुराने जो पलामू का किला है उसका निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के। तो आपको पता है यदि मुगल सम्राट की हम लोग बात करें तो एक बंगाली में मैंने याद किया था। ठीक है, एक्चुअली मैंने जब पढ़ाई की थी 6-7 में, तो मैं उस टाइम में बंगाल वाला जो जोन था, मतलब झारखंड में ही था मैं,
ठीक है, जामताड़ा जिले में मैंने थोड़ी पढ़ाई की है 2 साल। तो यहाँ पे मुझे एक बताया गया था, ठीक है, वो ट्रिक बताई गई थी, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इंडियन हिस्ट्री से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था बाबर होलो आबार जौ, ठीक है, बाबर होलो आबार जौ सारी लो ओसुदी, ठीक है, ये बंगला में बताया गया था। आपको पता, आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या इसका कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे जो पहला शासक है मुगल के, वो बाबर हुए। उसके बाद हौ से हुमायूं हुआ। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन हुआ, बाबर होलो आबाद। और से अकबर हो गया। अकबर के बाद कौन आया, तो ये आया जहांगीर। जौ से जौर मतलब जहांगीर, ये जहांगीर आया। उसके बाद कौन आया, तो जहांगीर के बाद सारीलो मतलब सौ से शाहजहां आया, ठीक है, जो ताजमहल का निर्माण जिसने किया है वही शाहजहां। उसके बाद आया ओसोदे मतलब औरंगजेब। तो अंतिम जो स्ट्रॉन्ग शासक था वो औरंगजेब था। और उसके बाद जो है आएगा आपका औरंगजेब, ठीक है, उसके बाद आएगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो हालांकि उसके बाद और भी आए हैं, मगर सबसे स्ट्रॉन्ग अंतिम जो है बहादुर शाह मतलब औरंगजेब है। बहादुर शाह ने भी लड़ाई लड़ी थी, जो 1857 की क्रांति है, उसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ तक जरूर याद रखना चाहिए आपको। तो हमने देख लिया कि पुराने जो पलामू किला का निर्माण है, प्रताप राय के समकक्ष कौन था, मतलब इसी टाइम का कौन था, तो वो था शाहजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नए पलामू किले का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी रॉय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि प्रताप राय के बाद कौन आएंगे, तो वो आएंगे मेदिनी रॉय। और डेफिनेटली हमने देखा शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब आया, तो डेफिनेटली औरंगजेब के वो समकालीन हो गए। नेक्स्ट सवाल, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था, तो काला अर्जुन सिंह ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बैतरनी नदी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है, तो यह है पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है पश्चिमी सिंहभूम एक जिला है, आपको पता है। जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पोराहाट का किला, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पोराहाट साम्राज्य भी था, तो पोराहाट के किला के नाम से ये जाना जाता है, याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था, तो सही आंसर है जगन्नाथ सिंह, इन्होंने कराया था, वही पुराहट के जो है राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, चक्रधरपुर की राजवाड़ी निर्माण किसके द्वारा कराई गई थी, सही आंसर है नरपति सिंह, याद रखेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है किसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है, तो सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। तो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसएससी में पूछे गए थे ये। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है झारखंड के लोकगीत। सवाल क्या है, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और नाम से ही याद रख सकते हैं। देखिए नया नया जब अन्न होता है ना, जब नया जो है अन्न आता है, तो उस टाइम में ये गाया जाता है। ठीक है, तो नोम नामा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इससे जुड़ा हुआ आपको पता है कि एक फेस्टिवल होता है नोमान्नो, नोमान्नो बोलते हैं। ठीक है, तो बंगाली लोग या झारखंड में कई लोग इसको मनाते हैं। तो उसी तरह से नव अन्न जैसे होता है उसको बोलते हैं नवान्नो। ठीक है, तो उसी तरह से ये नोमनामा है। ठीक है, तो मिलता जुलता है, नाम भी मिलता जुलता है, आप आराम से याद रख सकते हैं कि नोमनामा से कि नया अन्न के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल क्या है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगला सवाल है वो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है, तो आराम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, धान की बुआई के समय ऑप्शन बी हैरो गाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए हैरो मतलब हरा। ठीक है, तो धान जब आप बोएंगे तो हरा हरा होता है, तो आराम से याद रख सकते हैं कि धान की बुआई के समय हैरो गाया जाता है। कौन सा ट्राइब गाती है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जा गाती है, और हौ से हरा हौ से हु, तो आराम से ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जनजाति भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत बसंत लोकगीत है। बसंत पता है आपको, बसंत पंचमी, बसंत की जो पंचम दिन होती है, 5वां दिन होता है, उसमें सरस्वती पूजा जो है मनाया जाता है, ये फरवरी के आसपास का महीना। ठीक है, मतलब कि जब जो आम के पौधों में मुकुल आती है ना, उसके बाद जो आम होता है, मुकुल मतलब जो फूल आता है उसका, तो उसी समय का जो है ये टाइम है। ठीक है, वसंत स्प्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जनजाति में लोकगीत बसंत लोकगीत कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए व से वसंत और व से वाह, तो यहाँ पे ऑप्शन ए द राइट आंसर, बहुत सिंपल सा जवाब है।
ठीक है, आराम से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? सरहुल की हम लोग बात करें तो जो सखुआ का फूल होता है ना, इसको सरहुल बोलते हैं। सखुआ मतलब साल का फूल, सखुआ को साल बोला जाता है। और ये झारखंड का राष्ट्रीय क्या है, तो वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा सखुआ साल। और हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक ये पूजा होती है सरहुल। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत अच्छा, इसको मैं बता दूं, सरहुल को बाहा पर्व भी बोलते हैं, बाहा पर्व, क्योंकि बाहा मतलब फूल होता है। ठीक है, और ये फूल के लिए ही मनाया जाता है, इसलिए बाहा पर्व इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया था, सरहुल के बाद कौन सा मनाया जाता है? ठीक है, तो सरहुल के बाद कौन सा मनाया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जतरा। ठीक है, तो सरहुल के बाद जतरा मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं सर से। ठीक है, कि सर से, सर का चेहरा हमने देखा और जतरा खराब हो गया। ठीक है, मतलब मेरा आपने चेहरा देखा और आपका जतरा खराब हो गया। किसी किसी का अच्छा भी हो गया होगा, तो अच्छा जिसका हो गया होगा लाइक कर दीजिएगा। तो आप किसी तरह से याद रख सकते हैं, खराब हो गया है तो खराब से याद रखिए, अच्छा हो गया तो अच्छा से याद रखिएगा। कि सर का चेहरा देखा तो जतरा क्या हो गया, तो खराब हो गया, अच्छा हो गया, तो आराम से आप याद सकते हैं जतरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है? ठीक है, तो जतरा के बाद कौन सा गाया जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे धुरिया नहीं होगा, कर्मा, जतरा, जतरा तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, डमकच हो गया, तो डमकच भी नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्मा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि सर से मिला, जतरा बढ़िया या खराब हो गया, तो सर ने कहा कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म का कोई काम नहीं होने वाला। तो जतरा के बाद मतलब जतरा आपका बन गया, उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, कर्म करने के लिए कहा था। ठीक है, तो आपने क्या किया, कर्म किया। तो यहाँ पे कर्मा याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्मा। चलिए, यहाँ पे कर्मा हो जाएगा। कर्मा आपको पता है, करम दाल आपने गाना सुना होगा। तो इसको हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे जब हम लोग पर्व त्योहार इसके बाद वीडियो बनाएंगे, तो उसमें डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत बसंत लोकगीत है? ठीक है, बसंत लोकगीत आपको बताना है यहाँ पे उरांव जनजाति में। ठीक है, तो यहाँ पे सरहुल, हैरो, नोमनामा, कर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सरहुल। तो सरहुल जो होता है वो बसंत लोकगीत है। ठीक है, तो ये फूल से संबंधित है। आपको पता है कि वसंत ऋतु में फूल आ जाती है। ठीक है, आपको ऐसा भी पता है, आप देखेंगे कोई भी फूल देखेगा वसंत ऋतु में बहुत फूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप ऐसे भी आप आराम से जा सकते हैं, सरहुल एक फूल है, तो ये सरहुल सही आंसर हो जाएगा। तो आराम से चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डोमकच। डोमकच क्या है, डोमकच बाबू लोग एक डांस होता है ऐसे। ठीक है, मगर सवाल कभी 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 घुमा के दे देता है, पूछ देता है कि डोमकच एक गीत के फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो ये एक विवाह गीत बोलिएगा। ठीक है, और यदि डांस ऑप्शन में आ जाए तो डांस को पहले टिक करिएगा। यदि आपके पास ऑप्शन देते विवाह गीत और दूसरा देते विवाह डांस, तो विवाह नृत्य लिखिएगा, गीत में टिक नहीं करिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास वो सिर्फ गीत वाला ऑप्शन है, देन द आंसर विल बी विवाह गीत, मैरिज सॉन्ग। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बाबू लोग को मैं बता दूं कि आप लोग थोड़ा हिंदी वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रांसलेट करने में आपको एग्जाम में भी कई बार गलत ट्रांसलेट हो जाता है, तो ठीक है आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए ये डोमकच आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से है। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि डोमकच क्या है, तो ये एक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, हमारा सवाल है जापी। देखिए विवाह गीत है, तो बता दो थोड़ा सा और बता दो इस डोमकच के बारे में। देखिए होता क्या है कि शादी जो होती है ना, तो शादी के पहले से ही, ठीक है, जब लड़की नहीं आती, ब्याह करके नहीं आती, उसके पहले से ही ये गीत स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जापी, झारखंड में शिकार के अवसर पर जाने वाला एक प्रमुख गीत है। मतलब जापी जो है शिकार करने के अवसर पर गाया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, तो ये जापी जो है ये मुंडा लोग जो है करते हैं। ठीक है, याद रखिए, याद रखिएगा। तो जामुन से याद रखिए, जामुन, जामुन आपने खाया होगा कभी ना कभी। ठीक है, क्या बोलते हैं जामुन को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट करिएगा आंसर में। चलिए मतलब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जापी मतलब क्या है, जामुन याद रखिएगा। अब जामुन से जा से आप समझ रहे हैं, मुंह से मुंडा, तो जामुन से याद रखिएगा, मुंडा लोग ये लोग बनाते हैं जापी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल, अडंदी मुंडा जनजाति द्वारा गाए जाने वाला एक गीत है, यह किस अवसर पर मनाया जाता है? ठीक है, अडंदी,
तो अडंदी जो है ये विवाह अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है, शादी के समय में अडंदी, ठीक है। तो याद रखिएगा अडंदी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अडंदी मतलब अड़ गया, एक आदमी था, मतलब विवाह के लिए जो है बिल्कुल अड़ गया कि करेंगे तो शादी इससे ही करेंगे, ठीक है। तो ये अडंदी आप याद रखिएगा, विवाह संबंधी लोकगीत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल क्या है, जदुर एक मुंडा जनजाति के द्वारा गाए जाने वाला गीत है, ये किससे संबंधित है, ठीक है, जदुर। तो ये जदरू जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरहुल बाहा से संबंधित ये लोकगीत है जदुर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सरहुल बाहा से संबंधित ये लोकगीत है। आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि बाहा मतलब फूल होता है, ठीक है, बाहा मतलब फूल, संथाली में बाहा को फूल बोलते हैं, मतलब फूल को बाहा बोलते हैं, ठीक है। तो सरहुल आपने देखा और इतना आपको अच्छा लगा सरहुल का फूल कि ये जादू छा गया आपके ऊपर, जादू सा छाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा होता है, ठीक है, लेडीज के द्वारा। तो जब लेडीज की चर्चा होती है, तो जब दो लेडीज आपस में बैठेंगी तो बात ना हो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो झंझनाते रहती है वो लोग, ऐसे जो लड़कियां देख रही होंगी वो डिसलाइक ना मार दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है कहने का ये मतलब है कि लड़कियां बैठे रहे तो मतलब झंझनाते रहती है, बातें करते रहती हैं सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे उससे आप याद रख सकते हैं झंझाइन, मतलब स्त्रियों द्वारा जो है झंझाइन जो है वो क्या गाया जाता है, और ये कब गाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जन्म के समय में गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देवस्थानों में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में आप आराम से याद रख सकते हैं कैसे, देखिए धरा, धरा मतलब धारा बह रही है, वर्षा की धारा बह रही है, ठीक है। तो डई धारा याद रखिएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो ये वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि कहाँ गाया जाता है। तो ये देवस्थानों में गाया जाता है कि मतलब भगवान जो है प्रसन्न हो गए तो बारिश हो गई, तो देवस्थानों में ही गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में कौन सा यहाँ पे गाया जाता है, तो ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे कजली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कजली, ठीक है। तो कजली कायल जो है काला होता है, और आप याद रख सकते हैं कि वर्षा ऋतु हुई तो इतना मेघ काला हो गया कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया, ठीक है। तो कजली आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे कोई मतलब कि दबाव नहीं है, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है, ठीक है। तो किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उदासी पाउस तो होगा नहीं, औंधी या अधरतिया, तो यहाँ पे औंधी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। औंधी जो है वो विवाह के समय गाया जाता है, तो शादी हो रही थी और औंधी औंधी वाला जो गाना है वो गाना बज रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे औंधी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है, नृत्यहीन मतलब इसमें डांस नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा डोमकच एक नृत्य वाला है, ठीक है। तो सवाल हो सकता है पूछ दे कभी कि इनमें से कौन सा लोकगीत नृत्य के साथ गाया जाता है, तो डोमकच आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नृत्यहीन गीत आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नृत्यहीन, डोमकच तो होगा नहीं, पावस उदासी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गर्मी के समय, तो गर्मी के समय क्या होता है, गर्मी के समय पावस होगा या उदासी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदासी जो है सही आंसर हो जाएगा, उदासी इज द राइट आंसर। मतलब कि डांस करने का मौका नहीं मिला तो उदास हो गए ये लोग, बहुत उदास हो गए क्योंकि डांस करने का इनको मन था, ठीक है, और शादी ब्याह हो रहा था। तो नृत्यहीन गीत है इसलिए उदासी आप आराम से याद रख सकते हैं कि डांस नहीं तो उदास होगा ही आदमी भाई, ऑप्शन सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के आरंभ में किया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु के आरंभ में, देखिए बाबू लोग ये भी एक नृत्यहीन ही है, मगर ये क्या है वर्षा ऋतु के आरंभ में किया जाता है। तो वर्षा ऋतु के आरंभ में मतलब कि अभी वर्षा हुई नहीं है, तो अभी बहुत वर्षा की जरूरत है, पावस, ठीक है। मतलब अभी पावस की जरूरत है, मतलब प्यास हो गया बहुत प्यास, पावस से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्यास लगी हुई है वर्षा ऋतु का, इसलिए प्रारंभ में ये गाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पावस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल क्या, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, डोमकच, अंगनई या जतरा, ठीक है। तो यहाँ पे अंगनई
मतलब कि सही आंसर हो जाएगा। लड़कियां जो है आंगन में जनरली गाती है, ठीक है। तो आराम से याद रख सकते हैं कि स्त्रियों द्वारा आंगन में, तो एक अंगनई हम लोग देखे और एक झंझनई देखे, तो आराम से याद रख सकते हैं, स्त्री वाला बहुत कोई बड़ी बात है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल, किस नृत्य का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? तो मध्य रात्रि में कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर अधरतिया। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं, अधरतिया नाम ही है। अंधेरा में यह गाया गया, अंधेरा में, ठीक है। मध्य रात्रि में तो अंधेरतिया, आप अधरतिया आराम से याद रख सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, किस नृत्य का प्रदर्शन सुबह किया जाता है, भोरे भोरे, ठीक है। तो नाम से ही प्रातःकाली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया, सोहराय, कर्मा आदि में गाया जाने वाला गीत झूमर किस राग में गाया जाता है, ठीक है। तो किस राग में गाया जाता है ये आपको बताना है। जितिया हो गया, सोहराय हो गया, तो उसके बाद कर्मा आदि, ठीक है। तो ये झूमर गीत इसमें गाया जाता है, ठीक है। तो ये झूमर राग में गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, संथाल द्वारा गाया जाने वाला गीत वीर सेरेन, ठीक है, किस प्रकार का लोकगीत है? नाम से ही समझिए, वीर, वीर कौन लोग होते हैं भाई? जंगल में वीर लोग जाते हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए, मगर यहाँ पे आंसर हो जाएगा जंगल के गीत, ठीक है। तो यहाँ पे शिकार नहीं होगा आंसर, तो जंगल याद रखिएगा, वीर से जंगल, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, संथाल द्वारा गाए जाने वाला गीत दोड किस प्रकार का लोकगीत है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पे ऑप्शन है विवाह संबंधी लोकगीत, ये सही आंसर हो जाएगा।